नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस के जितने भी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्न हैं, जो कि 2016 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस 10 ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उन सभी के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और साथ ही बता दें, हमने जो है डीएलएड की अन्य क्लासेस भी करवा दिया है। जिन लोगों ने वो सभी क्लासेस नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इस विज्ञान की जो है लघुत्तरी की क्लास भी हमने अलग से करवा दिया है, वो क्लास भी आप लोग देख सकते हैं, ताकि ये क्लास जो है ज़्यादा लंबी ना हो। इसीलिए इसमें जो है लघुत्तरी क्वेश्चनों को हमने ऐड नहीं किया है, उसको हम दूसरी वीडियो में कवर करवा चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ इस चैनल पे आपके डीएलएड और बीटीसी तथा बीएड संबंधी हर एक क्लास होती है और हर एक जानकारी सबसे पहले देने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, ये आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका पहला बहुविकल्पी आया था, निम्नवत में अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप है। तो इनमें से आपको चारों में से बताना है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप क्या है। तो बता दें, अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप जो है सुगर चारकोल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं अक्रिस्टलीय कार्बन क्या होते हैं। तो बता दें, जिस अपर रूप से कार्बन परमाणु एक जो है अनिश्चित सुव्यवस्था में जो है व्यवस्थित रहते हैं, उन्हें अक्रिस्टलीय अपर रूप कार्बन कहते हैं। शक्कर को जो है गर्म करने पर उससे वाष्पीकरण कर दिया जाता है, या शक्कर के 2 या 3 मिली सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर काला पदार्थ अवशेष के रूप में रह जाता है, इसे ही सुगर चारकोल कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगों में 2 सुरंगों के बीच की दूरी होती है। तो बताइए दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगों के बीच के 2 सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो उसे जो है तरंग दैर्ध्य कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों? इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक जो है आलम्ब होता है और ये आपका आयाम होता है। ऐसे जो है जब कोई तरंग दैर्ध्य चलती है तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, ये पहला सुरंग है और ये दूसरा सुरंग है। तो इन्हीं 2 सुरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब इस दूरी को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में आप लोग देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। तो बताइए दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 95 फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 फ़ारेनहाइट के बीच में जो है इसका विभाजन स्केल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेचिश नामक बीमारी में निम्नवत में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है। तो पेचिश की बीमारी में कौन सा जीव उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटा का यही जो है उत्तरदायी होती है पेचिश की बीमारी पर। ठीक है दोस्तों, और बता दें, पेचिश जो है एक पेट संबंधी बीमारी होती है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु का जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु का भार अतः क्या हो जाता है। तो उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार किसके होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, यही के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं इसके अतिलघुत्तरी क्वेश्चनों को, क्योंकि आपके साइंस के पेपर में 5 ही बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अब इसके अतिलघुत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला आपका अतिलघुत्तरी प्रश्न है, कह रहा है कि रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के
रिसाव का पता लगाने के लिए उनमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो जो घरों में, रसोई घर में पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलावट की जाती है तो उस पदार्थ का आपसे नाम पूछा है। तो बता दें, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उनमें मिलाए जाने वाले पदार्थ एथिल मरकेप्टप कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल मरकेप्टप कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र C2H5SH होता है। तो यही जो है इसका सूत्र होता है, नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है। तो आपसे पूछा है कि क्रांतिक कोण से आपका क्या अभिप्राय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बता दें, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कहने का मतलब जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी कोई भी रेखा सघन माध्यम से होकर के विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसका आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के मान का जो है 90 डिग्री हो जाता है। और ये जो है सघन माध्यम से जो एरो जाती है उसे आई से, और जो विरल माध्यम से जाती है उसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप चित्र को भी नोट डाउन कर लीजिए, लॉन्ग में पूछ सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। तो आपसे पूछा है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको अंतर बताना है। तो एक तरफ आपका संतृप्त है और दूसरी तरफ असंतृप्त है। तो संतृप्त का पहला पॉइंट हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणुओं के सह संयोजक बंध से बंधे होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि ये जो है मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक द्विसंयोजी बंध या त्रिसंयोजी बंध से बंधे होते हैं। कहने का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि वो एकल बांड से बंधे होते हैं, और ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध या त्रिबंध से बंधे होते हैं। दूसरा आपका इसमें पॉइंट है, संतृप्त प्रकार में जो है एल्केल शामिल होते हैं, जबकि असंतृप्त वाले एल्केन्स में एल्केस और सुगंधित हाइड्रोकार्बन जो है शामिल होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें बनेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कम हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन ज़्यादा और हाइड्रोजन कम होता है। तो याद कर लीजिए, नोट डाउन आप कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट जिनको लेना है तो वो भी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखिए। तो आप सभी को पता है कि कवक पहला तो आपको मशरूम होता है, तो सफ़ेद मशरूम, दूसरा है अगैरिस और तीसरा है जो है कैथेलेरस। ये जो है 3 प्रकार के जो है हमने आपको नोट डाउन करवा दिया सब्जियां जो खाने योग्य होती हैं, और यह एक प्रकार के कवक भी होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, वर्ण विक्षेपण क्या है लिखिए। तो आप 6-7 में की क्लासों में भी पढ़े होंगे वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है। तो बता दें, सूर्य का प्रकाश या अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में से मिलकर के बना होता है। प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कहने का मतलब ये जो श्वेत प्रकाश होता है इसी का जो है विभिन्न रंगों में विभक्त होना ही श्वेत वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और यह विभिन्न रंगों में जो है विभक्त हो जाता है। आइए देख लेते हैं ये किन किन रंगों में हो जाता है, जिसे आप बिबिगोर के नाम से भी जानते हैं। और इनमें कौन कौन से रंग में ये जो है विभक्त होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इन सभी रंगों में ये जो है वर्ण विक्षेपण होता है इसका। और जो है इसे याद करने की ट्रिक है, बिबिगोर से आप इन सभी कलर्स के नाम याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, दाब का एसआई मात्रक लिखिए। तो आप सभी को पता है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसे
जो है PA से प्रदर्शित करते हैं। और पास्कल का जो है फार्मूला होता है कि पास्कल बराबर बल बटे का क्षेत्रफल, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो है इसका मात्रक होता है पास्कल का। ठीक है दोस्तों, और SI मात्रक जो है दाब का पास्कल होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए सारे के सारे फैक्ट। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। क्योंकि लघुत्तरी की क्लास हमने करवा दिया है, तो लघुत्तरी की दूसरी क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। केवल इस क्लास में अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों को ही कवर किया जाएगा। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो आपसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है ये, हरित लवक पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों हरित लवक किस में पाया जाता है? तो हरित लवक वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो बताइए दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था और इन्होंने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय है। तो बताइए दोस्तों कार्बन किसका जो है क्रिस्टलीय रूप होता है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो द्रव के गैस को बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चना मटर की जड़ों में गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो बताइए चना मटर की जड़ों के गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो उसे राइजोबियस कहा जाता है, राइजोमियम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों राइजोमियम कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसके अतिलघु उत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं। अब अतिलघु उत्तरी प्रश्न पहला कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो बताइए दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? तो बता दें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जिनमें शामिल है आपका पहला ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरा आपका महासागरों का अम्लीकरण। तीसरा आपका वायु प्रदूषण भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से। तीसरा आपका पारिस्थितिकी तंत्र में जो है परिवर्तन हो जाता है और खाद्य सुरक्षा आदि में जो है कठिनाई होने लगती है। तो ये जो है प्रभाव पड़ते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ों कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जड़ क्या होता है। तो जड़ पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है जो मिट्टी में स्थित होता है। यह पौधों को मिट्टी से पानी और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व को जो है अवशोषित करता है। कहने का मतलब जड़ का मुख्य कार्य होता है कि पानी और खनिज जैसे आवश्यकता वाली चीज़ों को अवशोषित करके पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना। ठीक है, और जड़ों के प्रकार की बात करें तो जड़ें जो है दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी मूसला जड़, दूसरा होती है रेशेदार जड़। तो यही जो है दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो बताइए दोस्तों कैंची जो है किस प्रकार का उत्तोलक है? तो बता दें जो है कैंची प्रथम श्रेणी का जो है उत्तोलक है, जो हमें कम प्रयास से भारी वस्तुओं को काटने में मदद करता है। कैंची में जो है आलम्बन, आयाम और भार के मध्य होता है, यानी कि आलम्बन जो होता है आयाम और भार के मध्य में आलम्बन जो है कैंची में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए।
तो आपसे पूछा है कि पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग आपको बताने हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला आपका बनेगा प्लास्टिक की थैलियाँ और पैकेजिंग में जो है पॉलीथीन का उपयोग। तो बता दें पॉलीथीन का सबसे आम उपयोग प्लास्टिक की थैलियाँ और पैकिंग बनाने में किया जाता है। यह जो है हल्का, टिकाऊ और पानी प्रतिरोधी होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुओं को पैक करने के लिए इनको जो है उपयोग में किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग जो है पॉलीथीन बनाने के लिए किया जाता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को भरने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा प्लास्टिक की बोतलें बनाने में। तो बता दें पॉलीथीन का उपयोग विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक की बोतलों जैसे पानी की बोतलें, दूध की बोतलें और डिटर्जेंट की बोतलें बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। यह बोतलें को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। कौन? पॉलीथीन। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक जो है बोतलों को मजबूत बनाता है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दूरदृष्टि दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बता दें दूरदृष्टि को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, यानी कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस जो है प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, जो कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट इसमें दूरदृष्टि से दोषित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और इसके निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। और जो है उत्तल लेंस का कार्य होता है कि किरणों को, प्रकाश की किरणों को जो है अवशोषित करना या केंद्रित करना, जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने में जो है सहायक होता है उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त और क्यों। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मरुस्थलीय जो है वातावरण के लिए जंतु उपयुक्त होता है और क्यों होता है। तो बता दें ऊंट जो है मरुस्थल के लिए जो है सबसे उपयोगी जानवर होता है मरुस्थलीय वातावरण के लिए। तो अब आइए जान लेते हैं। तो बता दें ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह अपनी पीठ पर जो है वसा का कुबड़ रखता है, जो लंबे समय तक जो है पानी को बिना पिए रहने में मदद करता है। यानी कि जब अगर ऊंट को महीनों तक पानी ना दिया जाए तब भी वो जीवित रह सकता है। इसके लंबे पैर रेत में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और इनकी पलकों और नाक के बाल रेत से भी उनकी आँखों और नाक को जो है बचाते हैं। दूसरा आपका जानवर होता है सांप। तो बता दें कई प्रकार के सांप मरुस्थलीय वातावरण में रहते हैं। वे रेत में तेजी से घूमने में जो है सक्षम होते हैं और शिकारियों से बचाव के लिए अपने जहर का भी उपयोग करते हैं। तो यही जो है 2 प्रकार के जानवर होते हैं जो मरुस्थलीय अर्थात रेगिस्तानी जो है भूमि में पाए जाते हैं। और आपका ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपके डीएलएड में कई बार ये जो है पूछा गया है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है 11 नंबर तक ही होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पर पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर पे। तो 2018 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न आया था, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने मशीनों में उपयोग की जाती है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी गैस जो है ज़्यादातर आग बुझाने और सभी मशीनों में प्रयोग की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दाब का
एम के डी मात्रक है, तो आपसे दाब का एम के डी मात्रक पूछा है, अर्थात आपको दाब का एसआई मात्रक भी साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था एम के डी पद्धति में और एसआई पद्धति दोनों में हमने दाब का मात्रक बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर एसआई मात्रक में दाब का मात्रक पूछता है तो पास्कल होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, पास्कल जो है एसआई मात्रक में इसका दाब का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। अगर एम के डी में पूछता है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और एसआई में पूछता है तो पास्कल होता है। आइए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खाली जगह सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि पेचिश के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जो है जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यही जो है पेचिश में जो है उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है बाह्य कण डैश का बना होता है। तो बताइए दोस्तों बाह्य जो है कण किसका बना होता है, तो ये जो है उपास्थित का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बता दें बाह्य कण उपास्थित का बना होता है। उपास्थित मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला एक लचीला संयोजी ऊतक होता है। यह हमारी जो है मज्जा में स्थापित कास्ट्रोसाइट कोशिका से बना होता है। तो याद रखिएगा सारे फैक्ट, ये किससे बना होता है, कास्ट्रोसाइट कोशिका का बना होता है बाह्य कण। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नवीनीकरण संपदा है। तो बताइए दोस्तों नवीनीकरण संपदा किसकी है, तो ये जो है मृदा की संपदा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। क्वेश्चन से कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपर रूप का नाम बताइए तथा उसकी संरचना समझाइए। तो आपसे पूछा है कि कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपर रूप का आपको नाम बताना है और उसकी संरचना भी समझाना है। तो बता दें कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप ग्रेफाइट होता है। अभी बहुविकल्पी में भी पूछा था कि जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की जो है इकाइयाँ होती हैं जो एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करता है। कहने का मतलब कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप जो है ग्रेफाइट होता है और इसमें जो है कार्बन की 6 परमाणु की इकाइयाँ होती हैं और यह एक प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करती है। बता दें क्रिस्टलीय संरचना में जो है इकाइयाँ एक क्रमबद्ध षष्ठकोशीय तरीके से जो है व्यवस्थित होती हैं। षष्ठकोशीय इकाइयों में से प्रत्येक कार्बन परमाणु निकटवर्ती 3 परमाणुओं से जुड़े होते हैं। तो ये जो है 6 षष्ठी मतलब कोश में बनी होती है इसकी संरचना और प्रत्येक जो है षष्ठकोष्ठी जो होते हैं वो 3-3 के रूप में जुड़े होते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाला क्या परिलक्षित होता है। तो बताइए दोस्तों इंसुलिन की कमी से होने वाला क्या प्रभाव परिलक्षित होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो बता दें हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण खून में जो है ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। यानी कि हमारे शरीर में अगर इंसुलिन का जो है स्राव कम हो जाता है तो हमारे खून में जो है ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो उस अवस्था को डायबिटीज कहा जाता है। तो जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे डायबिटीज कहा जाता है। और बता दें हार्मोन्स के बिना शरीर शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस स्थिति में हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा लेने में काफ़ी कठिनाई होने लगती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है। वायुमंडल का ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो बताइए
तो बता दें पृथ्वी के वायुमंडल का वास्तविक विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, परंतु वास्तविक घना वायुमंडल लगभग 32,000 किलोमीटर ऊंचाई तक ही है, जहां से ओजोन गैस परत जो है प्रारंभ हो जाती है। और वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परत सूर्य से आने वाली उच्च पराबैंगनी किरणों के प्रकाश को जो है अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी के जीवन के लिए जो है हानिकारक है। कहने का मतलब पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को लिए पराबैंगनी किरण जो है बहुत ही हानिकारक है। यह जो है आने वाली पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल जो है अवशोषित कर लेता है और हमारे जीवन को सुरक्षित बनाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अगर विस्तार क्षेत्र की बात करें तो इसका वास्तविक विस्तार क्षेत्र जो है 32,000 किलोमीटर के करीब फैला हुआ है। ठीक है, जहां से ओजोन परत प्रारंभ हो जाती है। 32,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर ओजोन परत जो है का विस्तार शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सारे फैक्ट आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं जो हमने आपको बताए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपसे पूछा है कि थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। तो पहला आपका है पारे का प्रसार ताप बढ़ाने से समान रूप से हो जाता है। दूसरा आपका बनेगा यह एक हल्की धातु है जो कांच की नली से जो है चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है थर्मामीटर बनाने में। तीसरा आपका पॉइंट बनेगा पारे का प्रसार अन्य द्रव की तुलना में अधिक होता है। चौथा आपका पॉइंट बनेगा यह ऊष्मा का अच्छा जो है चालक होता है, इसलिए थर्मामीटर बनाने में पारे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट हैं, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आर्मस्ट्रीज का सिद्धांत बताइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, आर्मस्ट्रीज का सिद्धांत आपको बताना है। तो बता दें किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा स्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह जो है आर्मस्ट्रीज ने बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि किसी भी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के जो है बराबर होगा। ये जो है आर्मस्ट्रीज ने बताया था। और बता दें यह किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु उस पर लगने वाला बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। ये आपका दूसरे शब्दों में आप परिभाषा लिख सकते हैं, या पहली वाली या दूसरी वाली, जो आपको ठीक लगे। 2 परिभाषाएं हमने यहाँ पर बताया है, दोनों जो है आर्मस्ट्रीज सिद्धांत की परिभाषाएं हैं। जो आपको ठीक लगे दोनों में से वो आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है संचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व समझाइए। तो आपसे पूछा है कि संचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आपसे महत्व पूछा है। तो बता दें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के संचार के क्षेत्र जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपका बनेगा इसमें जो है उल्काओं का अध्ययन करके मौसम की स्थिति की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान करने में जो है सक्षम बनाया जाता है। दूसरा आप लिखेंगे इंटरनेट की मदद से जो है कोई भी वैज्ञानिक जानकारी एकत्र कर सकता है और उन्हें ईमेल द्वारा अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों की मदद से जो है साझा भी कर सकता है। तीसरा आप लिखेंगे कि विज्ञान में कुछ प्रयोगों और अवधारणाओं को जो है सिमुलेशन और एनिमेशन का उपयोग करके प्रभावी ढंग से जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली को जो है इसी प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है संभव बनाया जा सका है। ठीक है, तो आपके ये 3 पॉइंट हमने बताए, इनमें से आप जो है नोट डाउन कर लीजिए सभी। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन कह रहा है घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा जो है ठंडा हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि घड़े में जो पानी रखा जाता है वो किस विधि के द्वारा ठंडा रहता है।
तो ये वाष्पन की विधि के कारण ठंडा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ए जूसैट क्या है। तो आपसे पूछा है कि ए जूसैट क्या है। तो बता दें ए जूसैट जो है शैक्षिक उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें एजूसैट एक शैक्षिक उपग्रह है। एजूसैट शिक्षा के क्षेत्र में जो है भारत का पहला उपग्रह है। तो याद रखिएगा भारत का शिक्षा के क्षेत्र में पहला उपग्रह कौन सा है। तो एजूसैट यही उपग्रह है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है। तो पत्ती में जो रंध्र पाया जाता है वो कहाँ पर स्थित होता है। तो ये जो है निचले सतह पर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके माध्यम से पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है इसी रंध्र के कारण। ठीक है दोस्तों। और ऑक्सीजन भी मुक्त करने में जो है ये रंध्र सहायक होते हैं। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों फैक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में और ऑक्सीजन को छोड़ने में ये रंध्र काम आते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दाब अधिक होता है। तो बताइए दोस्तों दाब कहाँ पर अधिक होता है। बैठने पर, एक पैर में खड़े होने पर, या दो पैर से खड़े होने पर, या लेटने पर। तो बता दें दाब जो है एक पैर में से खड़े होने पर ज़्यादा जो है अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दाब का फार्मूला होता है दाब बराबर बल बटे का क्षेत्रफल, और इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। जबकि MKDS में जो है इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, पूछा है आपके डीएलएड एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से किस में जो है कार्बन नहीं पाया जाता। रोटी में, चीनी में, नमक में, या कोयला में। तो दिए गए विकल्पों में से नमक में कोई भी कार्बन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर नमक के रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। तो याद रखिएगा, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब इसके अतिलघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन है रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस प्रश्न के बारे में डिस्कस किया था कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। आपके डीएलएड की एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। तो बता दें ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊँट के पैर जो है गद्दीदार होने के कारण इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जिसमें ऊँट को एक गद्देदार पैर होने के कारण ऊँट को चलने और दौड़ने में जो है आसानी होती है। ऊँट से सवारी करने के साथ आप भार वाहन आर कार चीज़ों में इसका उपयोग भी किया जाता है। ऊँट लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, अर्थात महीनों भर अगर ऊँट को पानी न दिया जाए तब भी वह अपने ऊबड़ों में, अर्थात जो पीठ में ऊबड़ होता है उसमें जो है पानी स्टोर किए रहता है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली दो प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम लिखिए। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आपको दो एंटीबायोटिक दवाइयों को नाम लिखना है जो जीवाणुओं से उत्पन्न की जाती हैं। तो बता दें जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले दो प्रतिजैविक दवाएं पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन हैं। कौन कौन सी। पेनिसिलिन है पहली आपकी, और दूसरी जो है इरिथ्रोमाइसिन है। प्रतिजैविक दवाएं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना किसी के शरीर में जीव को मारने में जो है सक्षम होती हैं। इनका जो है प्रयोग सर्जरी के दौरान जो है संक्रमण को रोकने से लेकर के कीमोथेरेपी के दौर पर गुजर रहे कैंसर रोगियों की सुरक्षा के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है, इन दवाइयों का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि आदर्श रक्तदाब कितना होता है और रक्तदाब मापने का यंत्र क्या होता है। तो बता दें एक स्वस्थ मनुष्य का आदर्श रक्तदाब जो है 120/80 होता है। तो याद रखिएगा, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है कि आदर्श रक्तदाब कितना होता है। तो 120/80 होता है। और
जहाँ पर जो है 120 प्रकुचन पाठ्यांक होता है और 80 जो है अनुशीतलन पाठ्यांक होता है। ठीक है दोस्तों, और इसको मापने के लिए mmHg अर्थात पारा मिलीमीटर का उपयोग किया जाता है और इसको मापने का यंत्र है स्फैग्नोमीटर जो है इसका मापने का यंत्र रहता है रक्तदाब मापने का। ठीक है, कौन सा? मैग्नोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मनुष्य की श्रावण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह्य होती है? तो आपसे पूछा है कि कोई भी स्वस्थ मनुष्य की जो है श्रावण क्षमता कितने आवृत्ति तक होती है? तो बता दें मनुष्य की श्रावण क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो है सुव्यवस्थित अर्थात सुनने में जो है सहायक होती है। कितने से? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। और श्रावण प्रक्रिया की सहायता के लिए 3 मांसपेशियों का उपयोग भी होता है। और इसके यसाई मात्रक की अगर बात करें तो इसका यसाई मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना आप लिख देंगे तो इसमें पर्याप्त है, क्योंकि अति लघु उत्तरी है, ज़्यादा बड़ा इसमें मत लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भर कर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? तो आपसे पूछा है कि कोई भी गुब्बारे में अगर वायु भर देते हैं तो वह जो है ऊपर उठने लगता है, क्या कारण है? तो बता दें जब गुब्बारे में वायु से हल्की गैस भरी जाती है तो गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। गुब्बारे में ज़्यादातर जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है और हीलियम गैस वायु से हल्की होती है, इसलिए हीलियम गैस नोबेल गैस का गुण रखती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। इसमें जो है हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है और हीलियम गैस वायु से हल्की होती है। ठीक है दोस्तों, और इस हीलियम गैस में नोबेल गैस का गुण पाया जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए सारे के सारे फैक्ट। आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस इस क्लास में ही जो है याद करवा दिए जाएंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरह आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो जो है 80 से 85% आप आराम से अपने मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि जो पिछले ईयर में जो है बच्चे थे उनसे आप पूछ लीजिएगा कि हमारे चैनल से कितना जो है फंसता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बता दें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष आप दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दोनों में से एक जो है पहले तो आपको मिलेगा देखने को। तो बता दें निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूर बिंदु अत्यंत कम दूरी पर ही हो जाता है। आँख में जो है इस निकट दृष्टि दोष के कारण जो है व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु जो है नहीं दिखाई देती है दूर दृष्टि दोष में। और इसके जो है दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि को दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे दूरदृष्टि का पूछता है तो उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। ठीक है, एक में अवतल लेंस एक में उत्तल लेंस, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस में उत्तल होगा किस में अवतल होगा। तो दोनों को आप हाथ में जो है नोट डाउन करके मनन करते रहिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक आप सभी को पता होगा कि MKS पद्धति में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और एसआई मात्रक अगर इसका पूछता है तो इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कुकिंग गैस LPG की मात्रा अधिक होती है। तो बताइए दोस्तों LPG की मात्रा
एलपीजी गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बता दें ब्यूटेन की मात्रा जो है एलपीजी गैस में 95% के करीब होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि इसमें 5% अन्य गैसें होती हैं, जिनमें मेथेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटिलीन गैसें जो है शामिल होती हैं। और इसमें जो है 95% जो है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस जो है शामिल होती है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक हैं। तो बताइए दोस्तों अंतरिक्ष के कार्यक्रम जनक कौन माने जाते हैं? तो बता दें अंतरिक्ष के कार्यक्रम जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आइए जान लेते हैं इनके बारे में, अति लघु उत्तरी में पूछ सकता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो है एक भारतीय भौतिक विज्ञान और खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की थी। तो अंतरिक्ष अनुसंधान की जो है शुरुआत विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है प्रतिजैविक औषधि है। तो बताइए दोस्तों प्रतिजैविक औषधि क्या है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा पेनिसिलिन। यही जो है आपका प्रतिजैविक औषधि है। और जो है अन्य जो है औषधि की बात करें तो पेप्सिलिन और टेट्रामाइसिन भी जो है एक प्रकार की प्रतिजैविक औषधि हैं। तो इनको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संचारी रोग है। तो बताइए दोस्तों इनमें से संचारी रोग कौन सा है? हैजा, कैंसर, मधुमेह और जोड़ों में दर्द। तो इनमें से संचारी रोग हैजा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें हानिकारक सूक्ष्म जीवों सीधे संपर्क या वाहक के माध्यम से एक दूसरे से संचारित होते हैं, उन्हें जो है संचारित रोग कहा जाता है। इनमें जो है हैजा, खसरा, मलेरिया, टीबी इत्यादि जो है रोग शामिल होते हैं, जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से जो है फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं इसके अति लघु उत्तरी क्वेश्चनों को। अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में पहला कह रहा है फुलरीन किसे कहते हैं? तो बता दें फुलरीन आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो यह कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपर रूप होता है। फुलरीन कार्बन के इस जटिल रूप में जो है कार्बन परमाणु एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, एक दूसरे से षष्ठ फलाकार या पंचभुजाकार में जुड़कर अर्थात एक पिंजड़े के रूप में बंधे होते हैं। इसे जो है 1955 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E. इस्माइली तथा उनके सहकर्मियों द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, फुलरीन को याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया था? 1995 के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E. इस्माइली तथा उनके सहयोगियों के द्वारा इसको फुलरीन के जो है संरचना को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और यह पंचभुजाकार या षष्ठ फलाकार के रूप में बनी होती है इसकी संरचना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है परावर्तन के नियम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आ सकता है। तो आपको परावर्तन के नियम लिखना है। तो इसके दो नियम होते हैं। बता दें आपका परावर्तन के नियम आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर पड़ती है तो परावर्तन का कोण आपतन कोण के बराबर होता है। साथ ही परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आपका दूसरा नियम है। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक सतह से दूसरे सतह पर अर्थात चिकने सतह पर जो है पड़ती है तो परावर्तन कोण जो है आपतन कोण के बराबर हो जाता है। दूसरा आप में इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कहने का मतलब साइन आई, इसका एक फार्मूला भी होता है, साइन आई इक्वल टू साइन आर के होता है। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला भी होता है, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु द्वारा फैलने वाले दो रोग के नाम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि जीवाणु द्वारा फैलने वाले जो है दो रोगों के नाम लिखना है।
तो बता दें, शरीर के अंदर या शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया के फैलने से उत्पन्न संक्रमण को जो है तकनीकी रूप से जीवाणु संक्रमण बीमारी कहा जाता है या रोग कहा जाता है। इससे फैलने वाले 2 जीवाणु निम्नलिखित हैं। पहला आपका हैजा, दूसरा आपका क्षय रोग। यही 2 इनसे जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, किस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, किसमें? फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। और फुफ्फुस जो है शिराओं में रक्त को जो है फेफड़ों से हृदय तक ले जाने का कार्य करते हैं। फुफ्फुस के द्वारा जो है शिराओं से शुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो जो पौधे में जड़ें पाई जाती हैं उनके आपको नाम लिखना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी, पौधों में पाए जाने वाली जड़ों के नाम जो है निम्नलिखित हैं। और ये जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी मूसला जड़, दूसरी आपकी रेशेदार जड़, तीसरी आपकी सहायक जड़। तो आइए एक एक करके इनको जान लेते हैं। मूसला जड़ क्या होती है? तो एक मुख्य जड़ जो बड़ी होती है और शाखा जड़ों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, उसे जो है मूसला जड़ कहा जाता है। कहने का मतलब यह जो है मुख्य जड़ ये सबसे बड़ी प्रकार की होती है और शाखा जड़ों की तुलना में यह तेजी से जो है बढ़ती है, इसे ही मूसला जड़ कहते हैं। रेशेदार जड़, सभी जड़ों का आकार लगभग एक जैसा होता है, उन्हें हम रेशेदार जड़ कहते हैं। अगला है सहायक जड़। अब आइए इसको जान लेते हैं। तो जड़ें जो जड़ों के अलावा पौधे के किसी भी भाग पर बनती हैं उन्हें जो है सहायक जड़ कहते हैं। ये जो है जैसे बरगद के पेड़ में आप जो लताएं देखते हैं वो आपकी सहायक जड़ होती हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें जो है जड़ों के अलावा जो अन्य प्रकार की शाखाएं उगाती हैं उन्हें जो है सहायक जड़ कहते हैं। ये अत्यधिक जो है बरगद के पेड़ में देखने को आपको मिलती हैं। जो लताएं लटकती रहती हैं इस तरह बरगद के पेड़ में, उन्हें ही सहायक जड़ कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो है कह रहा है कि प्राकृतिक के ठोस कठोरतम पदार्थ का नाम लिखो। तो आपसे पूछा है कि प्राकृतिक में जो है कठोरतम पदार्थ कौन कौन से हैं। तो बता दें, प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ हीरा है। हाँ, तो यही जो है सबसे कठोरतम पदार्थ जो है पृथ्वी का माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। ये दोस्तों अब हम आ चुके हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर पे। तो 2022 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न जो था वो आया था। कह रहा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया है। तो यह किसके द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है? तो आप सभी को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो है पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो यह जो है न्यूटन ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, आइजक न्यूटन ने जो है ये बताया था और इसी के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कुम्हार के चाक की गति होती है। तो आपसे पूछा है कि कुम्हार के चाक की गति होती है, तो ये जो है आपकी घूर्णन गति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कुम्हार के चाक की गति घूर्णन गति होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है। तो किसी भी वृक्ष की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? तो किसी भी वृक्ष की सामान्यतः लंबाई 3 मीटर से 30 मीटर के करीब होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। छोटे पौधों की लंबाई 3 मीटर और बड़े पौधों की लंबाई जो है 30 मीटर के करीब होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है प्रथम प्रकार का के उत्तोलक का उदाहरण है। तो अभी हमने बताया था कि कैंची जो है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होती है। तो इसके अंतर्गत कैंची, हैंड पैप, पिलास, कील, उखाड़ने की जो है मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये सभी के सभी प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। और दिए गए ऑप्शंस में आपका कोई भी नहीं दिया है, ये आपका जो है
2022 के क्वेश्चन पेपर में ये जो क्वेश्चन था ये प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण गलत हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं। कैंची, हैंडपाइप, पिलास, कील, उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये सभी जो है प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। और प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो है एक आलम्बन बीच में लगा होता है और दूसरी तरफ भार होता है और एक तरफ जो है आयाम होता है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि अवशेषी अंग होते हैं, तो अवशेषी अंग किन्हें कहा जाता है, चलिए जान लेते हैं। तो बता दें, अवशेषी अंग जो है हमारे शरीर में ऐसे अंग होते हैं जो प्राचीन काल में जो है मानव जंगलों में जो है रहता था, तब ये अंग काम करते थे, परंतु आज के इंसानों में जो है ये काम नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी अंग बेकार हो गए हैं, इन्हें ही अवशेष अंग कहते हैं। जैसे अम्पेडिक्स, नरों में निप्पल और पूंछ की हड्डी, ये सभी जो है अंग अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यही आपका विकल्प सही है। तो ये जो है अवशेषी अंग होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इसके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तालाब में एक बूंद पानी में जो है सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं चार सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो आपको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से तालाब में देखे जा सकते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी तालाब में एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं चार जीवों के नाम निम्नलिखित हैं। और ये चार जीव कौन कौन से होते हैं, चलिए जान लेते हैं। ये जो है पैरामीशियम, अमीबा, कवक, प्रोटोजोआ, यही जो है तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। कौन कौन से, पैरामीशियम, अमीबा, कवक, प्रोटोजोआ। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2022 का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट का ही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सभी हरे पेड़ पौधे सोपोसी क्यों कहलाते हैं। तो बता दें, सभी हरे पेड़ पौधे सोपोसी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही इसका मुख्य कारण है कि हरे पेड़ पौधे जो है सोपोसी कहलाते हैं। और ये आपकी सूर्य के प्रकाश के द्वारा होने वाली क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दी गई है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आप समीकरण भी साथ में लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैरामेल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है। तो आपसे पूछा है कि कैरामेल क्या है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी कैरामेल। तो चीनी को लगभग 240 डिग्री फ़ारेनहाइट या 115 डिग्री सेल्सियस तक उबालने से प्राप्त मीठा पदार्थ कैरामेल कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कैरामेल क्या होता है कि चीनी को 240 डिग्री फ़ारेनहाइट या 115 डिग्री सेल्सियस तक उबालने से जो मीठा पदार्थ अर्थात शीरा बनता है उसे ही कैरामेल कहा जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग बेकरी के उपयोग में किया जाता है। कहने का मतलब इसका उपयोग शीरा, बेकरी अर्थात जलेबी का शीरा बनाने के लिए किया जाता है। तो आप कुछ भी उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बता दें, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण रात में जो है तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के परतें पाई जाती हैं, इन परतों का जो है अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, रात में तारे इसलिए टिमटिमाते हैं कि अपवर्तन की घटना के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। तो याद रखिएगा किसकी घटना के कारण, अपवर्तन की घटना के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए जो है सिनेमा हॉल में अवशोषक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बता दें, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल के दीवारों में छिद्र बनाए जाते हैं। ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे सोफा कवर, पर्दा, मैट
आदि चीज़ों का जो है प्रयोग किया जाता है सिनेमा हॉलों में, जिससे जो है ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है। तो आपसे पूछा है कि प्रतिध्वनि और गूंज में क्या अंतर है। तो बता दें, आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी प्रतिध्वनि। तो जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जा करके किसी वस्तु या पहाड़ से टकरा करके पुनः स्रोत के पास वापस लौट आती है, इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। कहने का मतलब किसी पहाड़ी इलाके में हम जब किसी को आवाज़ देते हैं या चिल्लाते हैं तो हमारी ध्वनि जो है थोड़ी देर बाद यानी कुछ ही सेकंडों के बाद किसी वस्तु से या किसी पत्थर से टकरा करके पुनः हमें वापस सुनाई देती है, तो उसे ही प्रतिध्वनि कहा जाता है। अब गूंज की बात करें तो खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि जो है गूंज कहलाती है। आप अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई आपका खाली कमरा हो, उसमें कुछ भी सामान ना भरा हो और अगर उसमें आप चिल्लाते हैं या आवाज़ देते हैं तो वहाँ पर एक आवाज़ आपकी गूंजने लगती है, तो इसी को गूंज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की ओर, यानी 2023 के क्वेश्चन पेपर पे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न आया था, कह रहा है कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। तो आपसे पूछा है कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बता दें, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसे जो है एथाइन या विनाइलिन भी कहा जाता है एसिटिलीन को। तो याद रखिएगा, एथाइन या विनाइलिन भी कहा जाता है और इसका सूत्र C2H2 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हमने कई बार बता चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो बता दें, इसके लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर दूर दृष्टि का पूछते हैं तो उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, हमने कहा था कि पूछ सकता है। देखिए आपका बहुविकल्पी में ये प्रश्न आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई होती है। तो समुद्र तल पर दाबमापी पारे की ऊंचाई जो है 76 सेंटीमीटर के करीब होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना दोस्तों, 76 सेंटीमीटर के करीब होती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से पत्ती से संबंधित अंग कौन सा नहीं है। पर्णधार, पर्णव्रत, पर्व संधियां या पर्ण फलक। तो बता दें, पत्ती से संबंधित जो है पर्व संधियां ये संबंधित नहीं है। ठीक है, ये जो है शाखाओं से संबंधित होता है, ना कि पत्तियों से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पर्व संधियां जो है शाखाओं से संबंधित अंग होता है, ना कि पत्तियों से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो आप सभी को पता होगा, कई बार रिपीट हुआ है ये। तो चारकोल जो है कार्बन का अपर रूप होता है अक्रिस्टलीय। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ गए हैं हम इसके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला है, कह रहा है कि ऊष्मा संरक्षण की 3 विधियां कौन सी हैं, उनके नाम लिखिए। तो ऊष्मा संरक्षण की आपको विधियां पूछा है। तो बता दें, सबसे पहले जान लेते हैं कि ऊष्मा संरक्षण होता क्या है। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ऊष्मा संचरण की विधियां निम्नलिखित हैं। पहली आपकी चालन विधि, दूसरी आपकी संवाहन विधि और तीसरी जो है विकिरण विधि। यही जो है ऊष्मा की 3 प्रकार की विधियां होती हैं। चलिए एक एक करके इनको जान लेते हैं। पहली आपकी ऊष्मा की चालन विधि। तो चालन विधि में क्या होता है कि ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसके माध्यम के कण अपने स्थान से नहीं हटते और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। कहने का मतलब, चालन विधि में इसके जो है कण अपने स्थान से नहीं हटते, फिर भी जो है ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है और इस विधि को चालन विधि कहा जाता है। ठीक है, और यह विधि जो है ठोस पदार्थों में इस विधि का संवहन होता है।
अब आइए बढ़ते हैं दूसरी विधि को, संवाहन विधि को देख लेते हैं। तो संवाहन विधि क्या होती है कि ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को गर्म करने पर ऊंचे ताप वाले कण ऊपर उठते हैं तथा उनका स्थान लेने के लिए कम ताप वाले कण नीचे की ओर जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि संपूर्ण द्रव एक समान न हो जाए, अर्थात वह द्रव जो है उबलने लगे, तब तक यह क्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया के माध्यम के कण अपना स्थान जो है बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर लें तो द्रव पदार्थों की ऊष्मा संचरण इस विधि द्वारा होता है। द्रव के पदार्थों का संचरण इसी ऊष्मा विधि के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं तीसरी विधि, विकिरण विधि को। तो इस विधि में क्या होता है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ना तो पदार्थ के कणों का स्थानांतरण होता है और ना ही पदार्थ के बीच पड़ने वाला माध्यम गर्म होता है। इस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ऊष्मा स्रोत से सीधे प्राप्त किए जाते हैं। कहने का मतलब इसमें जो है ऊष्मा जो है किसी स्रोत से सीधे तरीके से प्राप्त की जाती है और इस प्रक्रिया को जो है विकिरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा ही पहुंचता है। ये विधि जो है आपकी विकिरण विधि कहलाती है और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक विकिरण विधि के द्वारा ही पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका 2017 में और 2019 में भी पूछा गया था और यहाँ पर 2023 के क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिल गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बता दें, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं, जिससे ऊँट को चलने दौड़ने में जो है आसानी होती है। ऊँट से सवारी करने के साथ ही आप भार ढो सकते हैं या उसमें सवारी कर सकते हैं और ऊँट जो है लंबे समय तक बिना पानी पिए महीनों तक जीवित रह सकता है। और यह ऊँट जो है अपने गुबड़ों अर्थात पीठ में जो उभरा हुआ भाग होता है, अपने गुबड़ों में पानी को स्टोर करके रखता है। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपसे खाने वाले सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो बता दें, खाने वाले सोडा का जो है रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है, जबकि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका जो है रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। दोनों के दोनों नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि मछली और तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखना है। तो बता दें, तिलचट्टे के श्वसन अंग का नाम श्वासनली है। तिलचट्टे का श्वसन तंत्र अनेक श्वास नलिकाओं से बना होता है। ये नलिकाएं बाहर की ओर श्वास रंध्रों द्वारा खुलती हैं और तिलचट्टे में 10 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं, 2 अक्ष में और 8 उदर में होते हैं। तो ये जो है 10 जोड़े के रूप में श्वास रंध्र इसमें जो है तिलचट्टे में पाई जाती हैं, जिनमें से 2 वक्ष में और 8 जो है इसके उदर में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं मछलियों के श्वास अंगों के बारे में। तो मछली में श्वास अंग गलफड़े अर्थात गिल्स के द्वारा लिया जाता है। मछलियों को पानी में घुले हुए ऑक्सीजन के अणुओं को जो है खींचना होता है। इसके लिए उनके खास अंग अर्थात गलफड़े जो है काम आते हैं, जिन्हें आप गिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है। तो आपसे पूछा है कि पेट्रोलियम को द्रवित सोना क्यों कहा जाता है। तो बता दें, पेट्रोलियम की स्थिति धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, जिसके कारण इसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार सोना भी कठोर वस्तुओं में जो है महंगा है। पेट्रोलियम की कीमत अधिक होने के कारण इसे द्रव सोना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो है कीमत इसलिए बढ़ रही है कि ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार में है, इसीलिए इसको पेट्रोलियम सोना कहा जाता है या द्रव का सोना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। ये आपका 2017 के क्वेश्चन पेपर में शुरू में ही आया था, तो हमने वहाँ पर बताया था, फिर भी बता देते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों को दो सुरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, और ये आप अति लघुत्तरी में है तो आप चित्र भी बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर की ओर। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन पेपर होगा। तो कह रहा है कुकिंग अर्थात खाना बनाने पकाने की गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। ये आपका 2023 के क्वेश्चन पेपर पे भी आया था। तो ब्यूटेन की जो है अत्यधिक मात्रा होती है। आप सभी को पता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन जो है 95% जो है एलपीजी गैस में पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है चालन ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो आप सभी को पता होगा कि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो इनमें से बताइए भारतीय वैज्ञानिक कौन है। एडिसन है, मैडम क्यूरी है, सीवी रमन है या गैलीलियो हैं। तो बता दें इन चारों में से सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, जिनका जन्म जो है 7 नवंबर सन 1988 को नीरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? नीरुचिरापल्ली स्थान पर सन 1888 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यह जो है भारत के भौतिक शास्त्री थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो आपसे पूछा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो कक्षा 8 में आप सभी पढ़े होंगे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है नागफनी का पौधा है, तो नागफनी जो है कैसे इलाकों में उगता है या किस स्थान पर उगता है। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है। तो बता दें नागफनी का पौधा मरुस्थलीय जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसके अधिलघुत्तरी क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। तो बता दें ध्वनि तरंगों कंपन द्वारा उत्पन्न होती हैं, जो कि किसी माध्यम से यात्रा करती हैं। आमतौर पर हवा से ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक की होती हैं। ध्वनि तरंगों में आवृत्ति जो है पिच का पर्याप्त इसकी आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। कहने का मतलब ध्वनि की जो है मात्रक या इकाई जो है हर्ट्ज होता है, ठीक है दोस्तों। और यह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट करना है। तो बता दें हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष एक नेत्र फोकस विकार होता है। इनमें आंख प्रकाश को ठीक से एक ही फोकस पर मोड़ नहीं पाती, जिसके पास की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। इसके वजह से पास की चीज़ें क्या होती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष में माइटर हाइपोपिया का मतलब ही होता है दूरदृष्टि दोष। तो आपसे दूरदृष्टि दोष के बारे में पूछा है, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। पहला आपका है यह एक सामान्य दृष्टि समस्या है। यह जो है माटोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष का एक विपरीत होता है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोलिया में जो है आँख आगे पीछे की दिशा में छोटी होती हैं। चौथा आपका है माइटर हाइपोपिया से पीड़ित लोगों में दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई, लेकिन पास की जो है वस्तुएं ध्यान केंद्रित अर्थात पास की वस्तुएं नहीं ठीक से दिखाई देती हैं। अगला है उम्र बढ़ने के साथ माइपर हाइट्रोपिया का स्तर जो है बढ़ता जाता है और दूर की दृष्टि धुंधली दिखाई देने लगती है। माइपर हाइट्रोपिया को ठीक करने के लिए
चश्मा कैंटेलेट लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसमें जो है किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है और यह इसमें जो है कौन से जंतु पाए जाते हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बता दें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। यह जो है गोलाघाट, सोनितपुर, विश्वनाथ और नागगांव जिले में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर, गोलाघाट, सोनितपुर और विश्वनाथ नागगांव जिले में जो है इसका विस्तार क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ पर जो है एक सींग वाले गैंडा के संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा जो है पाया जाता है और यह दुनिया का 2/3 भारतीय गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों के उल्लेख लिखिए। तो आपसे पूछा है कि मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों का जो है उल्लेख करना है। तो बता दें, मधुमेह के लक्षण रक्त शर्करा के बढ़ाने के कारण होते हैं। ठीक है, अब आइए इसके लक्षणों को जान लेते हैं। पहला है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 1.5। ये जो है इसके टाइप होते हैं के लक्षण जैसे एक ही होते हैं, लेकिन टाइप 2 और टाइप 1.5 की तुलना में जो है कम समय में होते हैं। टाइप 2 में शुरुआत धीमी होती है और टाइप 2 में जो है झुनझुनी की और घाव आम होते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट इसके हैं, देख लेते हैं। इसमें जो है पहले आपका प्यास में वृद्धि होती है और मुंह जो है सूखने लगता है। क्या होता है, इसमें आपको प्यास अत्यधिक लगती है और मुंह सूखने लगता है। जल्दी जल्दी पेशाब आता है, अर्थात जल्दी जल्दी यूरिन आता है। थकान लगती है, धुंधला दृष्टि होने लगता है, मतलब आंखों से कम दिखाई देने लगता है। अस्पष्टीकरण, वजन जो है घटने लगता है। हाथ या पैर जो है में झुंझुनाहट होने लगती है। धीरे धीरे ठीक होने वाले घाव कट जाते हैं और बार बार त्वचा और योनि में जो है ईस्ट का संक्रमण होने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है मधुमेह रोगी में जो है चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खनिज क्या है। तो आपसे पूछा है कि खनिज क्या है। तो बता दें, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये भूगर्भित प्रक्रियाएं जरिए से जो है बनते हैं और इनकी आंतरिक संरचना व्यवस्थित होती है। खनिजों में जो है क्रिस्टलीय संरचना होती है और ये कमरे को तापमान पर ठोस होते हैं। खनिजों में एक या एक से ज़्यादा तत्व या यौगिक हो सकते हैं। इनमें से कुछ होते हैं जैसे क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, कैल्साइट, सल्फर इत्यादि जो है खनिज के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा खनिज क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। तो आपसे दोस्तों एथेन और एसिटिलीन का सूत्र आपसे पूछा है। तो एथेन का सूत्र जो है C2H6 होता है, जबकि एसिटिलीन का सूत्र जो है C2H2 होता है और इसे एथाइन भी कहा जाता है एसिटिलीन को। ये आपका बहुविकल्पी में भी 2021 में क्वेश्चन आया था कि एसिटिलीन का जो है सूत्र बताइए, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक हम आपके जो है 2016 से लेकर के 2024 तक हमने सभी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस किया। और साथ ही बता दें, लॉन्ग आंसर की क्लास, इसके जो है लघुत्तरी की क्लास हमने करवा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को जिन लोगों ने अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।